15 अगस्त हमारे लिए छुट्टी का दिन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी? कितनी माओं ने अपने बेटे खो दिए, कितनी पत्नियां विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए और कितने लोग अपने ही घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 15 अगस्त 1947 जब आधी रात को दुनिया सो रही थी, तब भारत एक नए जन्म की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस आजादी की सुबह लाखों लोगों के लिए खून, आंसू और बिछड़ने की सुबह भी थी। आज हम सिर्फ एक तारीख की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस कीमत की कहानी सुनेंगे जो भारत ने आजाद होने के लिए चुकाई। साल 1600 एक व्यापारिक कंपनी भारत आई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मकसद था व्यापार, लेकिन धीरे धीरे व्यापार सत्ता में बदल गया। फिर आया 1757 प्लासी का युद्ध। यहीं से भारत की किस्मत बदलनी शुरू हुई। भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया। यहीं से भारत की संपत्ति विदेश जाने लगी। सोना, चांदी, अनाज, कपड़ा सब धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनने लगा। भारत, जो कभी दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में गिना जाता था, धीरे धीरे अपनी ही धरती पर गरीब बनने लगा। किसानों पर भारी कर लगाए गए, अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए, हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगर बेरोजगार हो गए, देश का धन बाहर जाता रहा और भारतीयों को बदले में मिली गरीबी, भूख और गुलामी। लेकिन हर अन्याय एक दिन विद्रोह को जन्म देता है और भारत भी अब जागने वाला था। अंग्रेजों को लगा था कि भारत अब हमेशा के लिए उनका गुलाम बन चुका है, लेकिन वे भूल गए थे कि इस मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग हार मानना नहीं जानते। और 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी एक भारतीय सिपाही ने अंग्रेज अफसर के सामने बंदूक उठा ली। उसका नाम था मंगल पांडे। क्रांति फैलने लगी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, एक एक कर पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जल उठा। सिपाही, किसान, राजा, रानी, जमींदार, साधारण नागरिक, हर कोई अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ खड़ा होने लगा। यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, यह पूरे भारत के आत्मसम्मान की पुकार थी। क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। ब्रिटिश सम्राट के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उनके नाम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। संदेश साफ था, अब लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं, पूरे भारत की है। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए, लेकिन भारतीयों के दिल नहीं जीत सके। 1857 ने पूरे देश को एक बात सिखा दी, गुलामी हमेशा के लिए नहीं होती। यही वह चिंगारी थी जिसने आने वाले 90 वर्षों तक आजादी की लौ को बुझने नहीं दिया। 1857 की क्रांति दबा दी गई, लेकिन अंग्रेज एक बात समझ चुके थे, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। हर फांसी एक नया क्रांतिकारी पैदा कर रही थी। अब आजादी की लड़ाई नई पीढ़ियों के हाथ में थी। खुदीराम बोस, साल 1908, उम्र सिर्फ 18 साल। इतनी उम्र में अधिकांश युवक अपने भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन खुदीराम बोस ने अपने भविष्य से पहले देश का भविष्य चुना। गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और फांसी की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि जब वे फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो मुस्कुरा रहे थे, एक मुस्कान जो अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गई। 9 अगस्त 1925 कुछ नौजवानों ने अंग्रेज सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन रोक दी। उद्देश्य लूट नहीं, क्रांति के लिए धन जुटाना। इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। उनके साथ थे अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अनेक साथी। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, यह संदेश था, भारत के बेटे अब डर कर नहीं, लड़कर जिएंगे। गिरफ्तारी हुई, फांसी हुई, लेकिन उनके विचार नहीं मरे। दो दोस्त, एक सपना। राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू, अशफाक उल्लाह खान एक मुसलमान। धर्म अलग अलग, लेकिन देश एक। दोनों ने साथ संघर्ष किया, साथ जेल गए और अलग अलग जेलों में फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने साबित किया कि भारत की आजादी किसी एक धर्म की नहीं, पूरे देश की लड़ाई थी। एक बालक अदालत में खड़ा था। जज ने पूछा, नाम? उत्तर मिला, आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। घर कहाँ है?
जेल खाना। उस दिन से वे पूरी दुनिया के लिए चंद्रशेखर आजाद बन गए। उन्होंने प्रण लिया कि जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर दिन आया 27 फरवरी 1931। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, चारों ओर अंग्रेज, गोलियां खत्म होने लगी और आखिरी गोली उन्होंने अपने लिए बचाई। वचन निभाया, आजाद जिए, आजाद ही विदा हुए। 28 सितंबर 1907 पंजाब की धरती पर जन्मा एक बालक, जिसने बचपन से ही जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने घर साथ ले आया था। उस दिन उसने तय कर लिया, देश को आजाद कराना है। 1928 में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे देश का अपमान माना। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मार दी, लेकिन उनका उद्देश्य बदला नहीं, अन्याय का विरोध था। सेंट्रल असेंबली में बम 18 अप्रैल 1929। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। ऐसा बम जिसका उद्देश्य हत्या नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। धुआं छटने के बाद पूरा हॉल गूंज उठा, इंकलाब जिंदाबाद। वे भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। खुद गिरफ्तार हुए ताकि अदालत उनके विचारों का मंच बन सके। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि वह हंसते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचे। उनके लिए मौत अंत नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश थी। जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बंदूक और बम से साम्राज्य नहीं टूटते। एक ऐसा नेता आने वाला था जिसने करोड़ों लोगों के हाथ में हथियार नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा की ताकत दी। अब भारत की लड़ाई पूरे सड़कों पर नहीं, पूरे देश के दिलों में लड़ी जाएगी। 1915 गांधी की भारत वापसी। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष करने के बाद एक दुबला पतला साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति भारत लौटा। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने पहले भारत को समझा, गांव देखे, किसानों का दर्द देखा, मजदूरों की मजबूरी देखी और फिर कहा, जब तक भारत का अंतिम व्यक्ति आजाद नहीं होगा, तब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। 1917 बिहार का चंपारण। किसानों को जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। गरीबी, शोषण और अन्याय। गांधी वहां पहुंचे। उन्होंने हिंसा नहीं की। उन्होंने किसानों को एकजुट किया, सत्य को हथियार बनाया और पहली बार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। यहीं से पूरे देश का विश्वास गांधी में बढ़ने लगा। 1920 गांधी ने कहा, अगर अंग्रेज हमारी ताकत से राज कर रहे हैं तो हम अपनी ताकत ही उनसे वापस ले लेते हैं। लोगों ने सरकारी स्कूल छोड़े, सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। हजारों जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। चरखा सिर्फ सूत नहीं काट रहा था, वह आत्मनिर्भर भारत का सपना बन रहा था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर का जलियांवाला बाग, हजारों लोग शांतिपूर्वक एकत्र थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। निकास का रास्ता बंद था, लोग भाग नहीं सके। कुछ गोलियों से मरे, कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और कुछ ही मिनटों में धरती खून से लाल हो चुकी थी। उस दिन पूरे भारत का विश्वास अंग्रेजी शासन से हमेशा के लिए टूट गया। 1930 अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया। गांधी ने कहा, जिस नमक पर हर इंसान का अधिकार है, उस पर टैक्स अन्याय है। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर की पदयात्रा की। हजार लोग उनके साथ जुड़ते गए। समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया। दुनिया के लिए वह नमक था, लेकिन भारत के लिए वह आजादी का प्रतीक बन गया। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी ने पूरे देश से कहा, करो या मरो। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक संकल्प था। देश भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों गिरफ्तार हुए, नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस बार आंदोलन नेताओं से नहीं, जनता से चल रहा था। अंग्रेज समझ चुके थे, अब भारत को लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं। एक संघर्ष, कई रास्ते।
इसी समय एक और गांधी अहिंसा से लड़ रहे थे, दूसरी ओर देश से दूर एक और भारतीय अंग्रेजों को हराने की तैयारी कर रहा था। उसकी आवाज पूरे एशिया में गूंज रही थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह व्यक्ति था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक अलग सोच, एक ही लक्ष्य। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने प्रतिष्ठित ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनका मानना था गुलाम देश की सेवा अंग्रेजों की नौकरी से नहीं, उसकी आजादी से होगी। सुभाष बाबू और महात्मा गांधी दोनों का लक्ष्य एक था, भारत की आजादी, लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। सुभाष मानते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो हथियार उठानी भी उचित है। मतभेद बढ़े और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन देश के लिए उनका समर्पण कभी नहीं बदला। 1941 भारत ने उन्हें नजरअंदाज कर रखा था, लेकिन एक रात वे भेष बदलकर घर से निकल गए। कई देशों से होते हुए वे जर्मनी पहुंचे और बाद में दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। आजाद हिंद फौज INA को एक नया नेतृत्व मिला। नेताजी ने सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने नारा दिया, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने उत्तर पूर्वी भारत की दिशा में अभियान चलाया। कुछ क्षेत्रों में भारतीय तिरंगा भी फहराया गया। हालांकि युद्ध की परिस्थितियां बदलती गई। 1946 में भारतीय नौसेना के अनेक जवानों ने भी विद्रोह कर दिया। देश के कई हिस्सों में सैनिकों और नागरिकों में असंतोष बढ़ गए। अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि अगर भारतीय सेना और जनता दोनों खड़े हुए तो भारत पर शासन करना असंभव हो जाएगा, और यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव तेजी से कमजोर पड़ने लगी। लेकिन आजादी की आखिरी कीमत अभी बाकी थी। भारत आजादी के बहुत करीब था। लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख जो सदियों से साथ रहते आए थे, अब उनके बीच अविश्वास की दीवारें खड़ी होने लगी। और फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने लाखों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भारत को आजादी मिलने वाली थी, लेकिन उसी पर भारत दो टुकड़ों में बंटने वाला था। 15 अगस्त की खुशी के पीछे छिपी हुई है एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। 1947 अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं, लेकिन जाते जाते वे एक ऐसा घाव दे गए जो आज भी पूरी तरह नहीं भरा। भारत आजाद होने वाला था, लेकिन अखंड भारत नहीं। एक देश दो हिस्से। 1947 कई महीनों से राजनीतिक बातचीत चल रही थी। आखिरकार निर्णय हुआ, ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। सीमाएं जल्दबाजी में तय की गई। कई लोगों को आखिरी पल तक पता भी नहीं था कि उनका गांव किस देश में जाएगा। एक ही रात में घर नहीं बदले, देश बदल गया। जो पड़ोसी थे वो अचानक पराये हो गए। सदियों से साथ रहने वाले परिवार अचानक डर में जीने लगे। लोगों ने अपने घरों पर ताले लगाए, सोच करके कुछ दिनों में लौट आएंगे, लेकिन उनमें से लाखों कभी लौट नहीं सके। किसी ने खेत छोड़े, किसी ने दुकान, किसी ने अपने पूर्वजों की जमीन, और किसी ने अपने अपनों की कब्र छोड़ दी। इतिहास का सबसे बड़ा पलायन इसके बाद शुरू हुआ। मानव इतिहास के सबसे बड़े जन स्थानांतरणों में से एक। अनुमान है कि लगभग 1.4 से 1.8 करोड़ लोग सीमाएं पार करने पर मजबूर हुए। काफिले निकल पड़े, कुछ पैदल, कुछ बैलगाड़ियों पर, कुछ ट्रेनों में। हर किसी के हाथ में सिर्फ उतना सामान था जितना वो उठा सकता था, लेकिन अपने घर का इतिहास कोई साथ नहीं ले जा सका। 15 अगस्त की सुबह दिल्ली में तिरंगा फहराने की तैयारी थी, लेकिन उसी समय सीमा के दोनों ओर असंख्य परिवार बिछड़ रहे थे। कई बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, कई माता पिता अपने बच्चों को खोजते रह गए। असंख्य लोगों ने इस हिंसा, विस्थापन और अपनों को खोने का दर्द झेला। आजादी आई, लेकिन उसके साथ गहरा मानवीय दुख भी आया। जब दिल्ली जश्न मना रही थी तो महात्मा गांधी वहां नहीं थे। वे उन इलाकों में थे जहां लोग हिंसा से जूझ रहे थे। उनकी कोशिश थी जितनी जानें बचाई जा सके उतनी बचाई जाए। उनके लिए उस समय सबसे बड़ा उत्सव मानवता थी। 14 अगस्त की रात दिल्ली संसद भवन घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही थी। पूरा देश रेडियो के सामने बैठा था।
लाखों आंखों में उम्मीद थी, सदियों की गुलामी अब समाप्त होने वाली थी। इतिहास के सबसे यादगार रात जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। वर्षों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और करोड़ों लोगों का सपना सच हो चुका था। लेकिन उस रात हर भारतीय मुस्कुरा नहीं रहा था। कई लोग अपने बिछड़े परिवारों को याद कर रहे थे, कई लोग अपने गांव से दूर शरणार्थी शिविर में थे। यही थी भारत की आजादी की सबसे बड़ी विडंबना। 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। करीब 190 वर्षों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान, लाखों आंसू, और फिर वह सुबह आई, 15 अगस्त 1947। एक नया सूरज, रात बीत चुकी थी, गुलामी का अंधेरा छट रहा था। भारत अब किसी साम्राज्य का उपनिवेशक नहीं, एक स्वतंत्र राष्ट्र था। लेकिन यह आजादी किसी एक नेता की जीत नहीं थी, यह उस किसान की जीत थी जिसने करों का बोझ सहा, उस मां की जीत थी जिसने अपना बेटा देश के लिए खो दिया, उस सैनिक की जीत थी जो कभी घर लौटकर नहीं आया, और उस क्रांतिकारी की जीत थी जो फांसी पर झूलते समय भी मुस्कुरा रहा था। 15 अगस्त की सुबह भारत का राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहराया। केसरिया त्याग और साहस का प्रतीक बना, सफेद सत्य और शांति का मार्ग बना, हरा समृद्धि और विकास की आशा दिखाई, और बीच का अशोक चक्र रुकने नहीं, निरंतर आगे बढ़ने का संदेश। यह सिर्फ एक झंडा नहीं, करोड़ों भारतीयों के बलिदान का प्रतीक था। दिल्ली की सड़कों पर खुशी थी, लोग नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन देश के अनेक हिस्सों में लोग अपने पिछड़े परिवारों को ढूंढ रहे थे। कुछ के घर छूट गए थे, कुछ के अपने। इसलिए 15 अगस्त की कहानी सिर्फ उत्सव की नहीं, बल्कि स्मरण की भी कहानी है। आजादी हमें मिली कैसे? अगर कोई पूछे तो भारत को आजादी किसने दिलाई, तो उत्तर केवल एक नाम नहीं हो सकता। इसमें शामिल थे मंगल पांडे की पहली चिंगारी, रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस, तात्या टोपे का संघर्ष, खुदीराम बोस का बलिदान, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की मित्रता, और चंद्रशेखर आजाद का वचन, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का सर्वोच्च बलिदान, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का साहस, लाखों अनाम किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र और साधारण नागरिक, जिनके नाम इतिहास किताबों में नहीं है, लेकिन जिनके कारण आज भारत आजाद है। आज हमारी जिम्मेदारी, आज हमसे कोई यह नहीं कहता कि देश के लिए फांसी पर चढ़ जाओ, लेकिन देश हमसे यह जरूर कहता है, ईमानदार बनो, कानून का सम्मान करो, देश की एकता बनाए रखो, नफरत नहीं विश्वास फैलाओ, अपना काम पूरी निष्ठा से करो, क्योंकि देश केवल सीमाओं से नहीं, अपने नागरिकों के बीच चरित्र से महान बनता है। जब भी 15 अगस्त आए, सिर्फ झंडा मत फहराइए, एक पल रुककर उन लाखों लोगों को याद कीजिए जिन्होंने हमें यह दिन दिया, क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह उन लाखों अनकही कहानियों की आवाज है जो आज भी इस मिट्टी में गूंजती है। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है, तो वह हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली थी,